सबसे पहले बच्चों, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में अपने सभी बच्चों का मैं स्वागत कर रहा हूं। और आज दिनांक 23 जून 2021 दिन बुधवार को मैं अपने सभी बच्चों के साथ उनकी क्लासेस बीएड द्वितीय सेमेस्टर, बीएड सेकेंड सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस में सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों नेचर ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण की प्रकृति। मैंने सबसे पहले आप सभी को जब शुरुआत किया था तो मेरा जो पहला जो चैप्टर है वो है पर्यावरण एवं इसके प्रकार, यानी इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप्स। आज का मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट, डिफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण की अवधारणा, पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की विशेषता, बहुत सारी परिभाषाओं में बहुत सारे लेखकों के नाम, जो विद्वानों ने अपने अपने राय दिए थे उनकी व्याख्या मैंने आप सभी को बताया है। D.H. डेविस और बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं, बहुत ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं जिनकी परिभाषा, जिनके विचार मैंने आप सभी को व्यक्त किया है। आज की ऑनलाइन क्लासेस में मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों पर्यावरण की प्रकृति, नेचर ऑफ इन्वायरमेंट। सबको पता है कि पर्यावरण वास्तव में भौतिक, रासायनिक, जीवित क्रियाओं एवं तत्वों का एक समागम स्थल है। अतः इसे एक बाह्य शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना स्वयं सिद्ध है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा, इन्हीं अवधारणाओं को ध्यान में रखकर पर्यावरण की प्रकृति की व्याख्या करना संभव जान पड़ता है। जो कॉन्सेप्ट है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण की वो जो प्रकृति है ना वो तय की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, पर्यावरण की प्रकृति में बहुत सारे निम्नलिखित पॉइंट, बहुत सारे निम्नलिखित बिंदु आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। ध्यान से देखिएगा आप सभी, मैं आपको लिए चल रहा हूँ। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरण के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, टेक्निकल यानी तकनीकी, कृत्रिम, नैतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, सौंदर्यात्मक, इन सभी स्वरूपों को एक समय एक समग्र रूप में मान्यता दी जाती है। इतनी चीजें हैं जिनको मान्यता देते हैं। और आपके सामने लिखा हुआ है पहला पॉइंट। आइए, पर्यावरण की प्रकृति को भी हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। पर्यावरण की प्रकृति को निम्नलिखित रूपों में हम व्यक्त कर रहे हैं और वो रूप आपके सामने है। पहला पॉइंट है पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरण में जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कॉन्टिन्यू एक कॉम्बिनेशन बना रहता है। अगर प्रकृति, पर्यावरण अपना हाथ हटा लेना तो व्यक्ति का एक पल भी जीना दुश्वार हो जाए।
तो पर्यावरण में जीवन पर्यंत निरंतरता बनी रहती है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है, पर्यावरण व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों रूपों में लाभान्वित है। याद रखिएगा बच्चों, पर्यावरण व्यक्तिगत रूप में भी और सामाजिक रूप में भी दोनों रूपों में लाभान्वित है। यानी मैं आपको बता दूं बच्चों, एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत, आपने देखा होगा लिखा है तीसरा पॉइंट, पर्यावरण के अंतर्गत कई विषय शामिल हैं। यानी पर्यावरण के अंतर्गत मेनी सब्जेक्ट, बहुत सारे विषय सम्मिलित होते हैं। अतः पर्यावरण एक पृथक पहलू ना होकर विभिन्न विषयों के ज्ञान को अपने आप में समेटे हुए है, स्वयं को अपने आप में लिए हुए है। इसीलिए कहा गया है पर्यावरण के अंतर्गत कई सब्जेक्ट्स शामिल हैं। आइए नेक्स्ट आपको चलते हैं लेकर के। पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को, याद रखिएगा, पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूपों में, देख लीजिए यहां दिया है पर्यावरण व्यक्तिगत या सामाजिक दोनों रूपों में लाभान्वित होते हैं। यानी पर्यावरण पृथ्वी के सभी लोगों को व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है, चाहे व्यक्तिगत हो या चाहे सामूहिक हो, चाहे खुद के हो चाहे पूरे समूह पूरे ग्रुप के हो, लेकिन पर्यावरण व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में लाभान्वित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण, आपने देखा होगा लिखा होगा, पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार होते हैं। यानी मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरण के तत्व अपार शक्ति के भंडार होते हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं है, जिसका कोई सीमित दायरा नहीं है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो खुद ही एक स्वयं में अनमोल रत्न है। तो पर्यावरण के जितने भी तत्व हैं, चाहे वो भौतिक हों चाहे जैविक हों, जितने भी घटक हैं, जितने भी तत्व हैं, वो सभी अपार शक्ति के भंडार होते हैं। इनकी पूरी पूरी भंडार भरी हुई है और इनकी जो शक्ति है, इनकी जो बल है ना, बहुत असीम है, अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। और आपने देखा होगा लिखा है पर्यावरण की दो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। याद रखिएगा आप सभी बच्चों, पर्यावरण की दो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्ति और बाह्य शक्ति। यानी हम एक चीज ये कह सकते हैं कि इंटरनल फोर्स आंतरिक शक्ति और एक्सटर्नल फोर्स बाह्य शक्ति। यानी आपको बता दें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा आप सभी, बच्चों जरा सा ध्यान से सुनिएगा आप सभी। इंटरनल फोर्स में, आंतरिक बल में, ध्यान से सुनिएगा, ये जो इंटरनल फोर्स है ना, ये जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक बल है, इंटरनल फोर्स में, आंतरिक बल में गुरुत्व बल, याद रखिएगा आप सभी, केंद्रीय अपसारी बल, विवर्तनिक बल, ये सभी आते हैं। कौन कौन से? केंद्रीय अपसारी बल, गुरुत्व बल, विवर्तनिक बल, ये सभी बल आते हैं आंतरिक में, इंटरनल फोर्स में। और विवर्तनिक बल भू संचालन, भूकंप, ज्वालामुखी में धरातलीय संरचना के लिए आवश्यक होते हैं।
यानी मैं आपको बता दूं कि इंटरनल फोर्स में आंतरिक बल में गुरुत्व बल, केंद्रीय अपसारी बल, विवर्तनिक बल, ये सभी आते हैं। विवर्तनिक बल, भू संचालन, भूकंप, ज्वालामुखी व धरातलीय संरचना के लिए आवश्यक होते हैं। ये सभी चीजें धरातलीय संरचना के लिए, क्षोभ मंडल के लिए, स्थल मंडल के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। मैं आपको बता दूं बच्चों, बाह्य शक्तियों में, बाह्य शक्ति, बाहरी शक्ति के अंतर्गत आपको पता है सौर ऊर्जा, प्रकाश। बाहरी शक्ति में एक्सटर्नल फोर्स में सौर ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, वायु यानी हवा, जल, वेग, ये सभी शामिल है, ये सभी सम्मिलित है। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक क्रियाएं कार्यरत रहती हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, पर्यावरण में भौतिक क्रियाएं कार्यरत रहती हैं। जो मैं आपको बता दूं, पर्यावरण में विशिष्ट भौतिक जो क्रियाएं हैं वो कार्यरत रहती हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें, अगर हम उदाहरण के तौर पर ये माने, तो हम आपको बता दें कि सौर ऊर्जा द्वारा वनस्पतियों का भोजन निर्माण की क्रिया में, सौर ऊर्जा द्वारा वनस्पतियों का भोजन निर्माण की क्रिया में भाग लेना यानी पार्टिसिपेट करना तथा खाद्य श्रृंखला के रूप में विभिन्न माध्यमों से होती हुई ऊर्जा का वायुमंडल में उत्सर्जित होना, दोनों ही क्रिया भौतिक क्रिया कहलाती है। यानी इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में भौतिक क्रियाएं कार्यरत रहती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, एक नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण की प्रत्येक कार्य प्रणाली नियमित ढंग से चलती है। याद रखिएगा, पर्यावरण की प्रत्येक कार्य प्रणाली वो नियमित ढंग से चलती है, जैसे जैसे स्वपोषण, जैसे भाई पर्यावरण की प्रत्येक जो कार्य प्रणाली है ना वो लगातार अपने ढंग से चलेगी। अपने ढंग से इसलिए चलती है जैसे पौधे की स्वपोषण प्रणाली, याद रखिएगा, जो पौधे की स्वपोषण प्रणाली है तथा स्वकार्य संचालक गुण है, इसी के कारण ही जैव समस्त निरंतर क्रियाशील रहता है। यही कारण है कि जैव लगातार निरंतर क्रियाशील रहता है। ये तो पॉइंट हो गया बच्चों कि पर्यावरण की प्रत्येक कार्यप्रणाली नियमित ढंग से चलती है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है, पर्यावरण के कुछ तत्व प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, और नेक्स्ट में लिखा है पर्यावरण के कुछ तत्व परोक्ष प्रभाव डालते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के कुछ ऐसे घटक हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में भी और परोक्ष रूप में भी, दोनों रूपों में, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में अपना प्रभाव डालते हैं। यानी हम ये चीज कह सकते हैं बच्चों कि पर्यावरण के कुछ तत्व प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण के कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रत्यक्ष जो प्रभाव डालते हैं, जैसे जैव जगत, भौगोलिक स्थितियां, वर्षा,
आर्द्रता, जल व मृदा यानी मिट्टी के प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। ये तो प्रत्यक्ष रूप में हो गया। नेक्स्ट है पर्यावरण के कुछ तत्व परोक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। यानी बच्चों पर्यावरण के कुछ तत्व परोक्ष रूप में भी अपना प्रभाव डालते हैं, जैसे ओजोन गैस, आपने नाम सुना होगा साइंस में। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये है परोक्ष रूप से प्रभाव। नेक्स्ट, वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार से है। यानी बच्चों मैं आपको बता दूं, वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों प्रकार का होता है। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं, बच्चों कि अगर पर्यावरण के कुछ तत्व प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं, तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो परोक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। और वायु का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार से होता है। भाई प्रत्यक्ष भी होगा और परोक्ष भी होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके सामने लिखा है, पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है। मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरण लगातार बदलता रहता है। पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील रहता है, क्योंकि जो जातियां, याद रखिएगा पर्यावरण निरंतर परिवर्तनशील रहता है क्योंकि जो जातियां या प्रजातियां स्वयं का वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं कर पाती, स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूल नहीं बना पाती, वे विलुप्त हो जाती हैं, वे गायब हो जाती हैं। तथा जो अनुकूल हो जाती हैं, भाई जो जातियां अनुकूलित नहीं होती वो कुछ दिन बाद विलुप्त हो जाती हैं, वो कुछ दिन बाद पर्यावरण से गायब हो जाती है। लेकिन जो जातियां व प्रजातियां पर्यावरण के साथ थोड़ा सा अनुकूल रहती हैं, सामंजस्य बना के चलती हैं, वे अपने में विभिन्न नवीन नए नए लक्षणों को जन्म देती हैं तथा नई प्रकार की प्रजाति का निर्माण करती हैं। भाई जो वायु के जो पर्यावरण के साथ समावेश नहीं कर पाता वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती हैं। लेकिन जो जातियां व प्रजातियां पर्यावरण के साथ अपना अनुकूल समावेशन करती हैं, वो नई नई प्रजातियों और लक्षणों को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण में विविध प्रकार के जीवों के प्रति आवास की व्यवस्था होती है। याद रखिएगा बच्चों आप सभी कि पर्यावरण में विविध प्रकार के जीवों के प्रति आवास की व्यवस्था होती है और यही कारण है कि हम ये चीज कह सकते हैं कि अतः अलग अलग आवासों में अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। भाई अलग अलग आवास में अलग अलग जीव जंतु रहते हैं, सबके रहने के लिए अपना अलग अलग आवास है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण में जल, मृदा यानी मिट्टी, खनिज, लवण, जीव जंतु तथा वनस्पति की प्रचुरता होती है और यही प्राकृतिक संसाधन मानव की भौतिक प्रगति को गति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं बच्चों कि पर्यावरणीय, देखिए लिखा है पर्यावरण के सभी तत्वों में एक रूपता होती है। ये 13वां पॉइंट है, पर्यावरण के सभी तत्वों में एक रूपता होती है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, पर्यावरण के सभी तत्वों में एक रूपता होती है, यद्यपि सभी तत्व विशिष्ट
परमाणुओं से बने होते हैं, तथापि सभी तत्व संगठित होकर के पर्यावरण की संरचना करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के सभी तत्वों में एक रूपता होती है। अगर पर्यावरण के तत्वों में एक रूपता बच्चों ना हो, पर्यावरण में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, सब कुछ वो हो जाए। और नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि पर्यावरण में पर्यावरणीय इन्वायरमेंटल जो घटक हैं, जो पर्यावरणीय तत्व हैं, पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्यावरणीय तत्वों के आधार पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसको पर्यावरण की क्षेत्रीय विविधता